है, आप ये कैन सी साबित रहेंगी। तो हम जाते हैं दोस्तों एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल के जो आज का है दोस्तों, जो क्या कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्लांट में जो धमाका हुआ बिजली पावर प्लांट पे, तो उस पर जो एडिटर साहब ने बहुत शानदार लिखा है इस पर। ठीक है, गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार करार दिया है और इसके अंदर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में ये जो बॉयलर होता क्या है। शायद आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं एक वीडियो आपके लिए प्ले करता हूँ, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये यूट्यूब पे एक वीडियो है, उसको मैं प्ले करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये देखिए। आइए जानते हैं बॉयलर में स्टीम कैसे जनरेट होता है। ये ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है ये है बॉयलर, और एक कॉनिकल शेप में कोयला रखा रहता है जो पल्वराइजर के थ्रू बॉयलर में जाती है। और ये जिग जैग मोशन में जो पाइप है इसमें रहता है पानी जो गर्म होकर स्टीम जनरेट करता है। फिर ये जो लाल कलर का पाइप है ऊपर से, इसके थ्रू हाई टेम्परेचर और प्रेशर में स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे फॉल करता है और टरबाइन को रोटेट करता है। फिर ये टरबाइन का शाफ्ट जो है जनरेटर से कनेक्टेड है, जो जनरेटर रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये इस पे धमाका हो गया और ये फट गया असल में। तो इस पे जो है एडिटर साहब कह रहे हैं कि इस पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। क्रीपिंग, बढ़ता हुआ खतरा। क्रीपिंग बोलते हैं दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता हो रही हो, धीरे धीरे हो रही हो, उसको क्रीपिंग बोलते हैं। इसका जो मैं दोस्तों वोकैब होगा ना, मैं इसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल भी दूंगा और उसको मैं पिन कर दूंगा तो आप इसको देख पाएंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जो इंडस्ट्री में, जो फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट्स होते हैं दोस्तों, होते हैं अक्कर माने होना, किसी चीज़ का वाक़या हो जाना या होना। ड्यू टू क्यों होता है भाई? ड्यू टू नेगलेक्ट, ध्यान ना देने की वजह से। किस चीज़ का? खतरात का। जो खतरा वहाँ पर हो रहा है दोस्तों, उस पर जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये खतरा एक ही दिन में नहीं बनता, बिल्टअप, जो कई दिन लगते हैं जो बनता है। बिल्टअप बोल किसी चीज़ का आहिस्ता से बनना, ओवर टाइम कई दिनों से ये खतरा बनता रहता है। तो इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में ये दो एडिटोरियल है, दोनों दोस्तों, दोनों हम पढ़ेंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहे कि इंजीनियरिंग रियलिटी, एक इंजीनियर वाली सच्चाई की अगर हम बात करें, ठीक है, इंजीनियर वाली सच्चाई की बात करें तो अंडरलाइंग ये दिखा रहा है द रीसेंट स्पैट। स्पैट बोलते हैं कई चीज़ों का लगातार होना, एक के बाद एक चीज़ का होना, उसको बोलते हैं स्पैट, यानी एक के बाद एक घटना। अंडरलाइन का मतलब होता है अंदर छुपी हुई सच्चाई, यानी ये निकल कर आ रही है कि बॉयलर जो एक्सप्लोजन हो, जो हुआ आपने देखा, बॉयलर का जो धमाका हुआ, इज़ दैट, वो क्या निकल कर सामने आ रही है? जो छुपी हुई सच्चाई है कि बॉयलर्स जो है ना, ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर नेवर फेल, कभी नाकाम नहीं होते या कभी ख़राब नहीं होता है, या कभी इस तरीके से वो काम करना बंद नहीं करता, इस तरीके से, दिस वे, सडनली, अचानक से ये नहीं होता। बॉयलर जो है ना, अगर फटता है तो ये नहीं कि भाई अचानक से कुछ हो गया, ये पहले से ही उसके अंदर प्रॉब्लम पैदा होती है। समझ में आ रहा दोस्तों? मैंने बॉयलर समझा दिया आपको। इंजीनियरिंग रियलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे आप देखिए। इंजीनियरिंग रियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि टेक्नोलॉजी या मशीन की एक सच्चाई, इंजीनियरिंग रियलिटी है ना, उसकी एक सच्चाई। यानी ये कहना चाहता है लेखक कि ऐसी मशीन जैसे बॉयलर हो गया अचानक नहीं टूटती, उनके छोटे छोटे समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, फिर ये एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो एक्चुअल में ये बतलाना चाह रहा है कि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से दे आर यूजली, आम तौर पे, ड्यू टू ओवर प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से होता है ये सब। बहुत ज़्यादा दोस्तों दबाव होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। आमतौर पर ज़्यादा दबाव, अंदर जमा गंदगी, जिसको स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग बोलती है जो परतें होती हैं, अंदर जो जमा गंदगी होती है, मिसमैनेज वाटर लेवल, पानी का जो स्तर का गलत प्रबंधन, यानी गलत उसका इंतज़ाम होता है, जो पानी का जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, या जितना कम होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है, यानी गलत प्रबंधन होता है दोस्तों। एंड और या रिवाइवल स्ट्रेस, यह क्या होता है दोस्तों? दोबारा चालू करने के दबाव के कारण होता है। रिवाइवल बोलते हैं दोबारा चालू करने का एक दबाव होता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हो सकती हैं, जो योगदान करती है धमाके में। समझ में आ रहा? यानी आमतौर पर ज़्यादा दबाव, अंदर जमी गंदगी जिसको स्केलिंग बोलते हैं, पानी के स्तर का गलत प्रबंधन,
या दोबारा चालू करने के दबाव के कारण इस तरह के होते हैं। अगर इन सभी का खतरा समय के साथ बढ़ता रहता है, अगर इन समय का, इफ़ द रिस्क, है ना, द रिस्क खतरा ऑफ ईच, है ना, इन सभी का, ऑफ विच, है, जिनका, बिल्ड्स ओवर टाइम, जो कि बनता है आहिस्ता आहिस्ता, ये चीज़ें खतरा पैदा होती हैं, तो फिर ये धमाके होते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्यों होता है? और दबाव के होने की वजह से रिवाइवल चालू करने का एक दबाव रहता है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से धमाके होते हैं। अब कहने के द बॉयलर, जो बॉयलर था दोस्तों, उसका जो धमाका था, एक्सप्लोजन इन शक्ति छत्तीसगढ़ में जो हुआ, दैट किल्ड, जिसने कत्ल कर दिया कम से कम 20 लोगों को, है ना। ऑल्सो ये शेयर ये दिखाता है, साझा करता है एक फ्यू कुछ सिमिलैरिटीज़, यानी जो एक ही जैसी, सिमिलैरिटीज़ बोलते हैं कुछ बातें जो समान हैं। किस चीज़ पर? विद कि विशाखापट्टनम के गैस लीक में, विशाखापट्टनम में भी गैस लीक में भी ऐसे ही हुआ था दोस्तों, वहाँ पे जो गैस हुआ था उसमें 2020 में भी, एंड द ब्लास्ट, और जो धमाका हुआ था एट अ टर्मिनल पावर स्टेशन, और थर्मल जो पावर स्टेशन होता है वहाँ पे भी जो है दोस्तों, नेवली में 2020 में, इसमें भी इसी तरह के कारण होते हैं। तो ये कुछ कुछ सामान्य चीज़ें जो हैं वहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हो, और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। कह रहे कि इन द फॉर्मर, अगर पहले की बात करें, ठीक है, तो सेफ्टी सिस्टम जो थी, इन सुरक्षा का जो सिस्टम था, एट अ यूनिट पे हैड बीन इनएक्टिव, वो चालू ही नहीं था। जो एक सुरक्षा का सिस्टम होता है, जैसे आप नई एसी खरीदेंगे तो उसके अंदर एक सुरक्षा सिस्टम होता है, क्लीन करता है अगर आप चाहें तो वो जो सुरक्षा सिस्टम था वो चालू ही नहीं था। और अगर चालू था या क्या था, अनकैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड बोलते हैं सोच समझ करके, अनकैलिब्रेटेड बिना सोचे समझे, यानी लॉकडाउन के बाद जब प्लांट फिर से शुरू किया गया तब सुरक्षा सिस्टम बंद थे या सही से सेट नहीं थे। इनएक्टिव मैंने आपको बता दिया, बंद थे। अनकैलिब्रेटेड या सही से, यानी बिल्कुल बिना सोचे समझे ऐसे ही बस, फॉलोइंग कब, अ पोस्ट लॉकडाउन स्टार्ट, लॉकडाउन के बाद जो दोबारा उसको स्टार्ट किया गया, वाइल, जबकि अ प्लांट, एक जो प्लांट होता है रीस्टार्ट प्रोसेस, जब उसको प्लांट में रीस्टार्ट जो प्रक्रिया शुरू हुई, उस वो कारण बना ट्रिगर्ड द एक्सप्लोजन, धमाके का, यानी जैसे ही उसको शुरू किया दोस्तों, और शुरू करते वक्त सुरक्षा का एक प्रबंधन जो सिस्टम था उसको एक्टिव करना चाहिए था, उसको देखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो गया दोस्तों, धमाका हो गया। ठीक है, एट द लेटर, ठीक है, पहले फॉर्मर का मतलब पहला मामला जो हुआ था, और लेटर दूसरा मामला, ट्रिगर्ड मतलब कारण बना। कह रहे कि द शक्ति प्लांट, अगर आप बात करें द शक्ति जो शक्ति प्लांट जो था, हैड लाइक वाइज, इसी तरीके का बीन रिसेंटली एक्वायर्ड, अभी भी उसको ख़रीदा गया था हाल फिलहाल में। एक्चुअल में ये पहला दूसरा जो है ना, इसी के अंदर ही दो, एक तो ये 2020 का बताया और 2020 का भी बताया था, है ना, गैस लीक हुआ 2020 में, और 2020 में भी ये एक मिनट, इसमें जो है दोस्तों, हाँ 2020 में ही दोनों ये घटनाएं हुई थी, विशाखापट्टनम में भी हुआ था दोस्तों, और 2020 में यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन में भी यही घटनाएं हुई थी। तो पहले में ये था, पहले मामले में क्या था दोस्तों कि लॉकडाउन के बाद जब उसको प्लांट फिर से शुरू किया गया तब सुरक्षा सिस्टम बंद थे, यानी ये सही से सेट नहीं थे। और दूसरे मामले में क्या था कि प्लांट को फिर से चालू करने की जो प्रक्रिया ने ही विस्फोट कर दिया, जो अचानक दोबारा चालू किया तो उसको विस्फोट कर दिया। ठीक है, ये दोनों में अलग अलग रीज़न थे। तो कुल मिला के बात ये है कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी प्लांट होता है उसका मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए, और जो निगरानी करने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के लोग हैं, उनको प्रॉपर से निगरानी करना चाहिए। और जो इनके मालिकान जो होते हैं, क्या नाम है, जो इन कंपनियों के, जो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, उनके ऊपर जो है फाइन, हेवी फाइन होना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, जैसा कि आगे बात करेंगे एडिटर साहब। तो कुल मिला के बात है कि मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए। कह रही कि जो शक्ति प्लांट जिसने इसी तरीके से इसको हाल फिलहाल में इसको लिया गया था, रिसेंटली कमीशनड, चालू किया था। कमीशन का मतलब यहाँ पे चालू किया गया था, एंड वाज, और वो चल रहा था, ऑपरेटिंग एट अंडर
इट्स फुल कैपेसिटी, अपनी पूरी क्षमता के अंडर में चल रहा था, इन्हें उसके साथ चल रहा था एट द टाइम ऑफ द ब्लास्ट के धमाके के वक्त में। यानी शक्ति का जो प्लांट भी था दोस्तों, हाल ही में जो है खरीदा गया था और हाल ही में चालू किया गया था, और विस्फोट के समय अपनी पूरी क्षमता से जो है वो कम पर चल रहा था। ठीक है, पूरी जो उसकी क्षमता होनी चाहिए थी उससे कम पर चल रहा था, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। ठीक है, अंडर इट्स फुल कैपेसिटी, जो उसका फुल कैपेसिटी होता है उसके अंडर में, यानी उससे कम पर वो चल रहा था, पूरी क्षमता से जो चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रहा था। कह रहे कि ऐसे अस्थिर काम करने वाली स्थिति में असफलताएं अक्सर स्थानीय तापमान और दबाव के असंतुलन के कारण होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कह रहे कि इन दीज अनस्टेबल ऑपरेटिंग रिजीम्स, यानी इस तरह के अस्थिर काम करने वाले स्थिति में, अस्थिर मतलब अनस्टेबल, स्टेबल जो स्थिर हो, है ना, जो सही हो, अनस्टेबल जो बिल्कुल अस्थिर ना हो, यानी सही से काम ना कर रहा। ऑपरेटिंग रिजीम, ये रिजीम्स मतलब इन इलाकों में या फैक्ट्रियों में फेलियर्स, जो नाकामी जो मिलती हैं ऑफ्टन, ये क्यों होती है, इस तरह का परिणाम जो निकल के आता है, रिजल्ट क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांजिएंट, ठीक है, थर्मल एंड प्रेशर इम्बैलेंस। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, ट्रांजिएंट थोड़े समय के लिए, थर्मल, ठीक है, यानी असफलताएं अक्सर स्थानीय क्या है, अस्थाई तापमान और दबाव के असंतुलन के होता है। और प्रेशर का जो इम्बैलेंस जो होता है, प्रेशर में जो एक संतुलन होना चाहिए, बराबर से प्रेशर पड़ना है, दबाव पड़ना चाहिए, लेकिन वो बराबर से नहीं होता, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये फेलियर आते हैं दोस्तों। ट्रांजिएंट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो बंद होता है दोस्तों, है ना, थर्मल एंड प्रेशर जो पड़ता है दोस्तों, इम्बैलेंस और जो दबाव के यानी थोड़े असफलताएं जो अक्सर अस्थाई तापमान होता है और दबाव के असंतुलन के कारण होता है। अनस्टेबल का मतलब अस्थिर, आपको पता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, ठीक है। इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलन। कह रहे कि हाउएवर, लेकिन असल में, देखिए दोस्तों शानदार पढ़िए, लेकिन असल में क्या है, इन प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिकल अंदाज में बात करें, लेकिन असल में ना तो राष्ट्रीय बॉयलर निरीक्षण व्यवस्था और ना ही नियम प्रणाली इन चरणों में निगरानी बढ़ाते हैं। नीदर, ना, ये पूरा एक नाम है, नेशनल बॉयलर इंस्पेक्शन जो है रिजीम, जो इनका जो इलाका है, जो क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्था है, बॉयलर निरीक्षण व्यवस्था है, नोर ना ही द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और ना ही नियम के जो लोग होते हैं, नियम बनाने वाले जो लोग होते हैं, नियम को देखने वाले जो लोग, यानी कानून वाले, हाइटन मतलब होता है बढ़ाना, ओवरसाइड निगरानी को इन दीज फेजेस, इन चरणों में, यानी जब भी एक चीज़ कोई पावर प्लांट अगर बंद है, उसको चालू करते वक्त भी इन लोगों को निगरानी करना चाहिए, ठीक है। वो इस तरह के लोग नहीं होते वहाँ पे। हर बड़ी कंपनी में अगर आप यूएई वगैरह में चले जाएंगे तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखा जाता है। या कोई भी बहुत मशहूर जो प्लांट होता है, जो बहुत बड़ी ब्रांड की होती है, उसमें आपको दिखेगा ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बावजूद आदमी होता है, देखता है, चेक कर, जैसे ट्रेन को जब, जैसे जहाज़ होता है आपका, आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हैं जहाज़ को ऊपर चढ़ने से पहले पूरा मेंटेनेंस देखते हैं, और उस टाइम पे लोग होते हैं जो इस टाइप की निगरानी करते हैं, क्योंकि इस टाइप के लोग होते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब होता है कानून का एक दायरा, रेगुलेटरी नियम वाला फ्रेमवर्क, जो नियम का जो एक फ्रेमवर्क है, जो व्यवस्था है, उसके अंडर में, यानी कानून के अंदर में होना चाहिए। लेकिन ये लोग भी, कानून वाले भी, और इंस्पेक्शन जो ये नेशनल बॉयलर जो इंस्पेक्शन जो रिजीम जो एक पूरी एक संस्था है ना, ये लोग जो निगरानी करते हैं ना कानून वाले, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस का मतलब होता है असल में, ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी। कह रहे कि प्रमाण पत्र जो है ना 1 साल तक क्या रहता है, मान्य रहता है, जबकि बॉयलर की हालत रोज बदलती रहती है। कह रहे सर्टिफिकेशन जो होता है इसमें, प्रमाण पत्र जो होता है इज वैलिड, वो वैलिड होता है फॉर अप टू अ ईयर, 1 साल तक दोस्तों। यहाँ तक के इवन दो, अगरचे बॉयलर जो है ना, ये जो बॉयलर होता है उसकी जो कंडीशन होती है वैरी, बदलती रहती है ना, डेली बेसिस, रोज़ाना बदलते रहते हैं, और उसको बोलते हैं कि भाई 1 साल तक ये फिट है,
आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है, यानी 1 साल तक आप चालू कर सकते हैं। जबकि हकीकत यह है कि बॉयलर की जो कंडीशन रोज़ाना बदलती रहती है, तो रोज़ाना उसको जांच करना मांगता है, रोज़ाना नहीं तो वीकली मंथली बेसिस पे इंस्पेक्शन होना चाहिए। क्योंकि द करंट स्ट्रक्चर, अगर आप करंट स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, है ना, मौजूदा व्यवस्था में जो है मशीन बंद रहने पर सज़ा दी जाती है, ना कि असुरक्षित काम करने पर और रख रखाव के लिए बंद करने को प्रोत्साहन नहीं किया जाता। अभी सज़ा क्यों मिलेगी? अगर द करंट स्ट्रक्चर, जो अभी का जो व्यवस्था जो बना हुआ है दोस्तों, ऑल्सो ये क्या करता है, पेनलाइज, सज़ा देता है डाउन टाइम, बंद करने पर, मशीनें बंद करने, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि सज़ा किस पे मिलना चाहिए, अनसेफ ऑपरेशन, कि अच्छे से जो आप नहीं चला रहे हो उस पर सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं मशीनें असुरक्षित जो है काम करने पर सज़ा मिलनी चाहिए। एंड रिवॉर्डिंग मेंटेनेंस शटडाउन, और अच्छा समझना कि मेंटेनेंस और प्रोत्साहन करना और रिवॉर्ड अच्छा समझना चाहिए कि मेंटेनेंस शटडाउन, यानी मेंटेनेंस के लिए उस कंपनी को बंद किया गया है या उस मशीन को बंद किया गया, इसको अच्छा समझना चाहिए। लेकिन बजाय इसके कि इसको अगर मेंटेनेंस के लिए शट डाउन करते हैं तो उस पर सज़ा मिलती है, बंद करने पर सज़ा मिलती है। दूसरा, सज़ा मिलने इस चीज़ पर सज़ा इनको नहीं मिलनी चाहिए, और अनसेफ ऑपरेशन पर भी सज़ा मिलनी चाहिए। अनसेफ ऑपरेशन पर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि बंद ही करने पर सज़ा मिलती है। हालांकि बंद करने पर सज़ा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पे बंद किया जाता है। इवेंट्स के इस तरह की जो घटनाएँ सच एट दोस, जैसे कि वो सब हुए एट शक्ति, हाँ, आर ऑल्सो एविडेंस, ये प्रूफ है दैट द फ्रेमवर्क्स फोकस, कि ये जो व्यवस्था के जो है ना, का जो उनका जो तवज्जो है, यानी शक्ति जैसी घटनाएं ये भी दिखाती है, प्रूव करती है कि नियमों का जो ध्यान है ना, केवल बनाने के मानकों पर है, लगातार निगरानी और जांच पर नहीं। और ये तरीका काम नहीं कर रहा है एक्चुअल में, इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए कि फ्रेमवर्क्स का जो फोकस है, यानी जो व्यवस्था है या नियमों का जो फोकस है ऑन फैब्रिकेशन स्टैंडर्ड के मशीनों को बनाने का जो एक स्तर होना चाहिए उस पर फोकस होता है, रादर देन बजाय इसके कि भाई कंटिन्यूस लगातार इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या, इंस्ट्रूमेंट का मतलब था कोई भी बजाने का आला, कोई भी चीज़, मशीन जांच कर रही है नहीं कर रही है, मशीन बराबर से काम कर रही है, उसका कोई पार्ट ठीक से है कि नहीं है, इसको बोलते हैं लगातार इंस्ट्रूमेंटेशन। और ऑडिटिंग मतलब होता है पहचान करना, इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए। लेकिन इज़ नॉट वर्किंग, ये सब काम नहीं कर रहा। क्या नहीं काम कर रहा है कि भाई खाली फैब्रिकेशन स्टैंडर्ड पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें कम नहीं, तो बल्कि उस पर भी ध्यान देना चाहिए, बनाने के मानकों पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी बनाने के मानकों पर भी ध्यान देना चाहिए। और किस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों, कि भाई ये मशीनें बराबर से काम कर रही नहीं कर रही हैं, पार्ट्स उसके सही है कि नहीं, उस चीज़ पर भी ध्यान देना। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब क्या है, देखिए, मतलब यहाँ दोस्तों यहाँ है कि मशीनों में जो उपकरण यानी जो औजार वगैरह लगते हैं, जो लगातार चीज़ें मापते हैं, जैसे तापमान, दबाव आदि, है ना, उस चीज़ पर भी देखना चाहिए कि मशीनें सही है कि नहीं, जो औजार वगैरह है। ऑडिटिंग का यहाँ क्या मतलब है, ऑडिटिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि समय समय पर जांच करना, यानी क्या है, देखना है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, इसको ऑडिटिंग बोलते हैं। ठीक है, आपने ऑडिट CA में सुना होगा दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करते हैं, लेकिन ऑडिट का कई माना है। ठीक है दोस्तों, कह रहे कि सरकार का जो व्यापार आसान बनाने पर जो ध्यान होने से खुद से प्रमाण और तय समय पर बाहरी जांच को बढ़ावा मिला है, बजाय इसके कि अचानक सरकारी जांच होना चाहिए। कह रहे कि दो सेंटर जो सरकार का जो तवज्जो है, जो फोकस है ऑन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, के बिजनेस को आसान बनाया जाए, उसने क्या किया दोस्तों, उससे सपोर्ट किया है किसको, सेल्फ सर्टिफिकेशन के खुद से ही प्रमाण पत्र ये निकाल लेते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे। एंड स्केजुअल जो और ये लोग क्या करते हैं, टाइम तय करते हैं थर्ड पार्टी के, नहीं किसी थर्ड पार्टी को, कि वो ऑडिट्स करें, वो जाकर के जांच करें। होना क्या चाहिए था, इन प्लेस ऑफ होना क्या चाहिए था कि सरप्राइज, अचानक जो है ना गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन आना चाहिए, गवर्नमेंट को लोग अचानक सिविल ड्रेस में आए और चेक करें, और उनको अगर दिखे कि भाई नहीं ये चीज़ ख़राब है
ये जो पार्ट सही से काम नहीं कर रहा तो उस पर हैवी फाइन मारे। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि स्केजुअल करते हैं कंपनी वाले खुद ही, आकर के जांच करो, फिर रिपोर्ट लिखते हैं, फिर ये गवर्नमेंट वाले को पहुँचा देते हैं। यानी थर्ड पार्टी को नहीं करना चाहिए दोस्तों। कह रहे कि द बॉयलर एक्सीडेंट जो हुआ है दोस्तों, कह रहे कि बॉयलर एक्सीडेंट की जो इंक्वायरी, जो उसका जो रूल्स है वो वर नोटिफाइड, उसको उसका जो रूल नियम है उसको बतला दिया गया था 2025 में। अब देखना यह है वेदर दे विल, यानी दीज रूल्स जो है ना दे विल एड्रेस, सॉल्व करेंगे दीज स्ट्रक्चरल गैप्स। यानी स्ट्रक्चरल गैप्स का मतलब क्या है दोस्तों, किसी व्यवस्था या सिस्टम में बड़ी कमियां या कमजोरियां, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल गैप्स, है ना। जहाँ कुछ ज़रूरी चीज़ें ठीक से नहीं हैं, मतलब सिस्टम में ऐसी कमियाँ जिनकी वजह से चीज़ें सही से काम नहीं कर पाती, इसको स्ट्रक्चरल गैप्स, यानी जो स्ट्रक्चर उसका गैप्स मतलब कमियाँ, कि ये रिमेन्स, कह ले कि ये वेदर, यहाँ एक्चुअल में ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इधर कोमा मारना चाहिए, लेकिन शायद रिमेन्स टू बी सीन का भी देखना बाकी है कि ये जो रूल जो बताया गया था नोटिफाइड में, ये रूल जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चरल मशीनों की जो कमज़ोरियाँ हैं, गलतियाँ हैं, इसको एड्रेस करेंगे या मालिकान जो कंपनी को मालिक उस पर प्रेशर डालेंगे, ये देखना बाकी है कि भाई ये रूल वाकई में काम करते हैं। रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। करें द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, करें कि भारत के उद्योग बढ़ने से पुराने ढांचे पर ज़्यादा दबाव पड़ा है, ज़्यादा प्लांट अपनी सीमा के करीब काम कर रहे हैं दोस्तों, और उनकी कमियां अब मीडिया और राजनीतिक में ज़्यादा दिख रही है। ये पूरा मतलब कह रहे बढ़ना किस चीज़ का, ऑफ इंडिया का इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, उद्योग जो फैक्ट्रियों की जो क्षमता है, इस पुशिंग, वो धक्का दे रहा है, यानी मजबूर कर रहा है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एजिंग मतलब उम्र, बढ़ती उम्र की जो मशीनें होती हैं दोस्तों, हार्डर के उन पर दबाव डाल रहा है पुरानी मशीनों पर कि वो काम करे कि मोर प्लांट्स, जितने ये प्लांट्स लगाए जाते हैं आर ऑपरेटिंग, ये चल रहे हैं दोस्तों क्लोजर टू देयर लिमिट्स, उनके लिमिट्स के करीब, यानी वो जितनी लिमिट में चलना चाहिए था उसको, वो बिल्कुल लिमिट को ख़त्म करने वाले, लेकिन फिर भी लोग ओवर उसको चला रहे हैं, ठीक है ना, क्लोजर टू देयर लिमिट्स एंड फ्लॉज, और जो ये जो फ्लॉज मतलब जो इनके अंदर कमियां जो होती है इन देयर मैनेजमेंट, उसको संभालने में, आर बीइंग एक्सपोज, वो निकल कर सामने आ रही है, टू मोर, बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज में, ये मीडिया भी कवर कर रहा है कि भाई, और पॉलिटिकल अटेंशन, और राजनीतिक भी जो है अटेंशन, लोग राजनीतिक पार्टी स्पेशली विपक्ष पार्टियां जो हैं जिनका काम ही यही है कि भाई आप जो करंट पावर में है उनकी गलतियों को सामने लाएं ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारें। तो पॉलिटिकल अटेंशन भी अच्छी खासी मिल रही है। तो होना ये चाहिए था कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो उसके अंदर गवर्नमेंट क्यों बोलना चाहिए कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होगा या प्लांट होगा उसका नए होना चाहिए, सारी मशीनें नहीं होनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। नुकसान किसका होता है दोस्तों? गरीब का। उसमें जो लोग मरे हैं जहाँ पे कम से कम 20 लोग, उसमें ज़्यादातर लोग बिहार के हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ जो है उत्तर प्रदेश के हैं। कैट इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है दैट दीज फैसिलिटीज़ करके ये जो सुविधाएं हैव लोग मीन बहुत दिनों से एक्सपोजिंग देयर वर्कर्स, वो उजागर कर रहे हैं यानी दिखा रहे हैं अपने वर्कर्स को, यानी अपने वर्कर से जो उनमें काम करने वाले हैं कि वो अपने वर्कर को किधर लेके जा रहे हैं? हैज़र्ड्स, वर्किंग कंडीशन, यानी नुकसान वाले काम की हालत में कि भाई ये मशीनें ख़राब हैं, ओके और मशीनें जो ख़राब हैं तो जब मशीनें ख़राब है तो उसके अंदर वर्कर काम कर रहा है तो किसी भी टाइम वो मशीन ब्लास्ट कर सकती है, तो जिसकी वजह से जो वर्कर है वो हार्मफुल कंडीशन में, हैज़र्ड कंडीशन में है कि किसी भी टाइम। एंड द इनस्विंग का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज़ ख़राब होती है उसके बाद जो उसका जो आप रिजल्ट परिणाम मान लो, एंड द इनस्विंग क्राइसिस, उसके बाद जो आने वाली जो परेशानी है आर नॉट ऑल टुगेदर एक्सीडेंशियल, ये सब के सब एक साथ नहीं होता, ये एक्सीडेंशियल नहीं, अचानक नहीं होता, बल्कि प्लांट में भी ख़राबी होती है और वर्कर को अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं होता है कि ये मशीन ख़राब है, ठीक है, लेकिन चूंकि उन बेचारों को पैसे कमाने रहते हैं तो इस चक्कर में वो बेचारे काम करते रहते हैं और फिर अचानक में ये होता है। दोस्तों कह रहे कि कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर होते हैं, ठेकेदार है, इज़ द मोस्ट एक्सपोज, सबसे ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल होते हैं, यानी उनको सबसे ज़्यादा यानी उस केमिकल को का जो हैज़र्ड्स वो देखने को आता है। इन जो हैज़र्ड्स है वो निकल कर सामने आता है, किसके सामने सबसे ज़्यादा आता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट लेबर के सामने, ठीक है। कह रहे कि अ ग्रोइंग शेयर ऑफ द वर्कर्स आर माइग्रेंट्स, एक मरतबा और पढ़ा देता हूँ दोस्तों।
कह रहे हैं कि ये संभव है कि ये जगहें पॉसिबल दैट दीज फैसिलिटीज़, आपको मैंने बताया ना इधर, दीज फैसिलिटीज़ है ना, ये जगहें लंबे समय से अपने मज़दूरों को खतरनाक हालत में काम करवा रही हैं। लॉन्ग बीइंग एक्सपोजिंग देयर वर्कर्स हैजर्ड्स वर्किंग कंडीशन, खतरनाक काम करने के हालात में काम करवा रहे हैं। और जो संकट अब हो रहे हैं वे पूरी तरह दुर्घटना नहीं है, और जो भी जो क्राइसिस निकल कर आर नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से वो घटना नहीं माना जाएगा, एक्सीडेंशियल नहीं है, बल्कि ये बिल्टअप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज़ द मोस्ट, कह रहे हैं कि जो ठेका का जो मजदूर है सबसे ज़्यादा खतरे में वही होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो ठेका के जो बेचारे मजदूर होते हैं, इज़ द मोस्ट एक्सपोज, सबसे ज़्यादा वो होते हैं जिन पर ये चीज़ें खुलकर सामने आती है, जिन पर ये चीज़ें, जिनके बदन पर जाके चीज़ें असर करती है। कौन सी चीज़ें दोस्तों? हैज़र्ड्स, ये जो मशीनों का जो हैज़र्ड्स होता है। कह रहे क्या? ग्रोइंग शेयर ऑफ वर्कर्स। अच्छा, अब ज़्यादा मजदूर क्या है दोस्तों? बाहर से आए हुए होते हैं, जिन्हें ठेकेदार रखते हैं, और हादसे के बाद ठेकेदार और कंपनी एक दूसरे पर दोष डालते हैं। बढ़ता हुआ जो साझेदारी है या हिस्सा है ऑफ वर्कर्स, काम करने वालों को, आर माइग्रेंट्स, बाहर से आए हुए हैं, कि जो सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर जो काम करने जो मशीनें होती हैं या जो कंपनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा शेयर होता है काम के सिलसिले में, वो बेचारे जो आते हैं वो बाहर से होते हैं, जो जिनको हायर्ड, जिनको लिया जाता है, ठेके पे लिया जाता है ना, वाया सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदारों के ज़रिए उनको लिया जाता है। हु ट्रेड, फिर बाद में क्या, ट्रेड ब्लेम का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर, ट्रेड ब्लेम का मतलब क्या है? एक दूसरे पर दोष डालना, ट्रेड वाला ब्लेम, यानी एक दूसरे पर दोष डालते हैं। विथ द ऑपरेटर आफ्टर द डिज़ास्टर, तबाही के बाद, है ना, वो क्या करते हैं दोस्तों? ठेकेदार और ऑपरेटर मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो चलाने वाला कौन होगा दोस्तों? कंपनी। उसके साथ फिर ट्रेड ब्लेम करते हैं, गेम खेलते रहते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारे मजदूरों ने काम नहीं किया, कंपनी बोले तुम्हारे मजदूरों जाहिल के कैसे कैसे लोगों तुम लेकर के आ गए हो। ट्रेड ब्लेम, जो ट्रेड मतलब बिजनेस वाला ब्लेम, चूँकि ट्रेड ही है ना, आप, मैं कंपनी खोलना हो, आप मेरे लिए मजदूर लेकर के आ रहे हो, तो हम गोया के ट्रेड कर रहे हैं, उसके बेस पे हम आपको पैसे देते हैं। तो तबाही होने के बाद एक दूसरे को बोलते हैं, वो जैसे मान लो कि कंपनी वाला बोलता है कि तुम कैसे मजदूर, जाहिल लोगों का, जिनको कुछ पता नहीं था, इधर उधर बटन दबा दिया। अब जो ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है वो बोलता है कि तुम्हारा मशीन ख़राब था, हमारा मजदूर सब ठीक था। तो ये सारी चीज़ें पेश आती हैं दोस्तों, समझ में आ रहा ना? करें कि द सेफ्टी क्या है? साइनेज, यानी सेफ्टी का जो बोर्ड होता है ना, एंड क्या है? मैनुअल, आर ऑफ्टन अनअवेलेबल, ये ज़्यादातर होते ही नहीं वर्कर्स के जो नेटिव जो लैंग्वेज है उनके ज़बान में। यानी कहना क्या चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि सेफ्टी का बोर्ड होना चाहिए वहाँ पे, है ना, दिखना चाहिए सेफ्टी का बोर्ड। भाई अपने आप को कैसे बचाए? आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे, वहाँ बड़ा बड़ा साइन बोर्ड दिखेगा कि भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। या वर्कर को याद दिलाने के लिए और ऑपरेटर को भी याद दिलाने के लिए भी सेफ्टी साइन, वो भी नहीं होता वहाँ पे। और मैनुअल्स जो उनको, जो किताबें, एक बुकलेट, छोटी किताबें मिलनी चाहिए, और उन्हीं के ज़बान में वर्कर, मतलब वर्कर अगर मतलब झारखंड का है तो झारखंड के ज़बान में होना चाहिए, अगर तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु के ज़बान में होना चाहिए, उनकी नेटिव लैंग्वेज, ताकि वो पढ़ सकें और अपने आप को अवेयर कर सकें कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो भी नहीं रहते, इनको कुछ भी नहीं दिया जाता है ना। आप बड़े देशों में चले जाएंगे दोस्तों, आप जैसे मैं यूएई में रह गया और मुझे देखा वहाँ पे एक वर्कर के ऊपर दोस्तों किसी वजह से शायद उसके ऊपर वो गिर गया था एक बिल्डिंग के नीचे, और जिसकी वजह से उसकी टांग खराब हो गई थी। उसको जो फाइन दिया गया था, कंपनी को तो फाइन तो लगाया था, फिर कंपनी को कम से कम 3 मिलियन दिरहम देना था। 3 मिलियन दिरहम 10 लाख दिरहम, और 1 लाख दिरहम यहाँ का दोस्तों 22 लाख बनता है। तो 3 मिलियन दिरहम उसको दिया गया था, चूँकि वो इस तरीके से वो बेचारा उसके ऊपर जो चीज़ें गिरी थी, फिर वो काम करने के काबिल नहीं था, हमेशा के लिए वो पैरालाइज हो गया था। तो इस तरीके का वर्कर्स को भी जो है ना, और ऑपरेटर को भी मैनुअल सब कुछ पता होना चाहिए। करेंगे इन्वेस्टिगेट्स जो जांच करने वाले हैं दोस्तों हैव रिपोर्ट किया है कि वर्कर्स जो काम करने वाले हैं इन द पुणे के जो इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में, बिल्ट मन सेंड 2021 से एंड फॉलोइंग एक्सप्लोजन, उसके बाद जो होने वाला धमाका हुआ, क्या है, संगा क्या है, रेडी में इन 2024 में एंड 2025 में, कहने के बीइंग अनअवेयर, उनको पता ही नहीं था, वर्कर को पता ही नहीं था ऑफ द नेम उन जगहों का, एंड प्रॉपर्टीज़
नेम ऑफ द केमिकल, केमिकल को नाम भी नहीं पता, और प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल्स, केमिकल का जो प्रॉपर्टी है भाई, केमिकल कहाँ से लाया गया है, किस टाइप का है, वो भी नहीं पता था, और उनका नाम भी नहीं पता। इन देयर वर्क प्लेस, उनके जो काम करने जगहों में, यानी किस जगह पे जाना है, केमिकल का नाम क्या है और केमिकल कहाँ से लाया गया है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पता होती। हालांकि एक मज़दूर को सारी चीज़ क्लियर कट बताना चाहिए कि देखिए हम लोग यहाँ जा रहे हैं और हमारी जगह है, यहाँ पे इस जगह की सेफ्टी है, इस तरीके से अगर आपको कुछ खतरा महसूस हो रहा हो तो आप ऐसी जगह पे जाए, ये करें। उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह के केमिकल है, अगर आप केमिकल से बचना चाहते हैं तो ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, केमिकल से दूर रहना चाहिए, तो कुछ भी नहीं बताते हैं। चूँकि पता है अगर बता देंगे तो ऑफकोर्स लोग नहीं जाएंगे। कह रहे कि द न्यू OSHW जो कोड है, नया जो OSW कोड है 2020 में, ऑल्सो डज नॉट क्लियरली, वो क्या करता है दोस्तों, साफ तरीके से होल्ड द प्रिंसिपल एम्प्लॉय, वो नहीं ठहराता है प्रिंसिपल एम्प्लॉय, मुख्य जो इसके अंदर जो एम्प्लॉयर होता है, जो मालिक होता है क्रिमिनली, उसको जो है क्रिमिनल के तौर पे जिम्मेदार करार नहीं देता, लाइबल फॉर सेफ्टी लैप्स, है ना, सेफ्टी की कमियों की वजह से, सेफ्टी कमी की वजह से होना ही चाहिए था कि अगर सेफ्टी की कमी है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो मुख्य जो उसका जो ऑपरेटर है, जो मालिक है, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाना चाहिए था। लेकिन ये जो अभी जो कोड निकला OSW कोड 2020 का, ये क्रिमिनली तौर पे उसको लाइबल यानी उसको लेबल नहीं लगाता दोस्तों, ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेशन यानी ठेकेदारों के जो भी व्यवस्था है, ऑपरेशंस बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, बट उनके अंदर जो अगर जो भी कमियां हैं ठेकेदारों का, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेशन का मतलब समझ लो, ऑपरेशन के अंदर सारी चीज़ें आती है, जो भी चीज़ें मशीनें चलाने के लिए होती है, जगह भी आती है, सब कुछ के कॉन्ट्रैक्ट्स जो ठेकेदारों के या जो लेबरों के जो काम करने का है, वहाँ पे अगर सेफ्टी लैप्सेस से कमी है तो उसके लिए जो है क्रिमिनली तौर पे जो है वो मुख्य जो उसके जो एम्प्लॉयर होते हैं, मेन जो उसका मालिक होता है, उसको क्रिमिनल नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों, फिर क्या होता है, अभी एक मरतबा पढ़ते हैं। जांच करने वालों ने बताया कि 2024 से पुणे क्षेत्र और 2024 से 25 के दरमियान में जो संगरेडी के विस्फोट के बाद मजदूरों को अपने काम की जगह और रसायनों के नाम और गुण तक नहीं पता थे। रसायन मतलब केमिकल के ना, वो ऊपर जो बातचीत हो गई दोस्तों, अनअवेयर मतलब जानकारी नहीं थी। कह रहे कि ये जो नया 2020 ये साफ नहीं बताता है कि मुख्य जो मालिक यानी जो जिम्मेदार नियोक्ता है को सीधे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया था सीधे, बल्कि इसे मालिक की लापरवाही से जोड़ा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे दोबारा मैं बता दूं आपको, का मतलब क्या है कि वो काम या कामकाज जो सब क्या आता है, जो ठेकेदार यानी जो बाहर से काम करने वाले लोग या कंपनी करते हैं, मतलब ये लोग जो किसी और कंपनी के लिए काम करते हैं, उनका पूरा कामकाज को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेशन। करेंगे दीज आर ओल्ड कंप्लेंट्स, तो ये लेकिन क्वालिफाइज, बल्कि वो उनको क्वालिफाई करते हैं यानी उसको ठहराते हैं ऑन द एम्प्लॉयर्स, एक एम्प्लॉयर की लापरवाही को बताते हैं। लापरवाही है, ये लापरवाही नहीं, ये तो क्राइम है, क्रिमिनल्स, आप लोगों की जान से खेल रहे हो, तो उसको जो है ये जो OSW जो 2020 का कोड है, ये क्या करता है दोस्तों, क्वालिफाइज यानी उसको क्वालिफाई करता है या उसको जिम्मेदार ठहराता है, या उसको उसके ऊपर जो टाइटल लगाता है, वो क्या टाइटल लगाता है कि एम्प्लॉयर की लापरवाही है, बल्कि लापरवाही नहीं थी, ये क्राइम है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों, कहने कि दीज आर ओल्ड कंप्लेंट्स, ये पुरानी जो है शिकायतें हैं। ये शिकायतें क्या है, पुरानी हैं कि भारत अपने मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अबाउट हाउ, किस बारे में, कि हाउ इंडिया ट्रीट्स, व्यवहार करता है अपने मजदूरों के साथ, पुरानी शिकायत है। अनटिल दिस करें कि जब तक इस आदत को नहीं तोड़ा जाता तब तक कंपनियों और रेगुलेटर के जो फ़ायदे हैं, मजदूरों की काम करने की तरीके और फैक्ट्री में होने वाले काम, इन सब चीज़ों में हादसों को एक सामान्य खर्च मान लिया जाएगा। तो इस कल्चर को तोड़ना चाहिए। यानी आप देखिए यहाँ पे, अब मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपको, कह रहे हैं कि अनटिल दिस, जब तक ये कल्चर इज़ डिसमेंटल, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा इस तरह का तो क्या हो, जो कंपनियाँ होंगी एंड रेगुलेटर्स और जो नियम बनाने वाले या जो है इंसेंटिव्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो वजहें या फ़ायदे जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं, इंसेंटिव्स को बोलते हैं। रेगुलेटर्स
इंसेंटिव उनको जो एक इंसेंटिव जो मिलता है, फेवर जो मिलता है कि भाई आप ये काम करो, ये होगा, उद्योग बढ़ेगा, लेबर अरेंजमेंट। ठीक है, लेबर अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि मज़दूरों की जो काम करने की जो व्यवस्था है, यानी कैसे लोग काम करते हैं, उस चीज़ पर भी जो है क्या होना चाहिए दोस्तों, इसको ख़त्म करना चाहिए, उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। एंड फैक्ट्री फ्लोर प्रैक्टिस, फैक्ट्री फ्लोर का प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि फैक्ट्री के अंदर जो काम करने के तरीके होते हैं, यानी लोग कैसे काम करते हैं और सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं, विल कीप, जब तक इस तरह का कल्चर यानी फर्म्स जब तक क्या है इसको हटा नहीं दिया जाता, यानी तोड़ा नहीं जाता, विल कीप, इस तक क्या होता रहेगा, तब तक क्या होता रहेगा दोस्तों, विल कीप एब्जॉर्बिंग। तो उस फिर क्या होगा, इन सब चीज़ों में हादसों को एक सामान्य खर्च मान लिया जाएगा। एब्जॉर्व करेगा यानी अपने अंदर लेके एक्सीडेंट्स के एक हादसा था एज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करने के सामान्य खर्च तौर पे, यानी चूँकि ये बस बोला जाएगा कि चूँकि हम बिज़नेस कर रहे हैं, चूँकि ना बिज़नेस में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं तो इट हैपेंड। तो हालांकि ये क्राइम है। क्राइम किसका है, मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए, जो है ये उस पर काम किया जाए। ठीक है दोस्तों, यानी दोबारा आप इसका ट्रांसलेशन सुन लीजिए कि जब तक इस आदत को नहीं तोड़ा जाता तब तक कंपनियों और रेगुलेटर के फ़ायदे, मज़दूरों की काम करने के तरीके और फैक्ट्री में होने वाले काम, ये क्या होगा, इन सब चीज़ों में हादसों को एक सामान्य खर्च मान लिया जाएगा। तो इस तरह के जो कल्चर को तोड़ना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए इसकी जगह पे, होना ये चाहिए कि बराबर से वो निगरानी करें हर चीज़ का, कंपनी के ऊपर भी क्राइम का उस पर लगाया जाए, हैवी फाइन लगाया जाए, और जो वहाँ इंस्पेक्शन के लिए, बॉयलर के लिए जो इंस्पेक्शन है, नेशनल व्हाटएवर जो लोग भी हैं वो आकर के उस पर निगरानी रखें। अच्छा, रेगुलेटर्स का मतलब क्या है दोस्तों, कि वो सरकारी या आधिकारिक लोग या संस्थाएं जो नियमों को लागू करती हैं, इसको रेगुलेटर का मतलब है, और देखती हैं कि कंपनियां और फैक्ट्रियां सुरक्षा और कानून का पालन कर रही हैं या नहीं, तो रेगुलेटर्स उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पर एडिटोरियल हम लोग पढ़ेंगे, क्वीन ऑन द बोर्ड, यानी बोर्ड पर रानी। एक्चुअली ये चेस से रिलेटेड है। एक्चुअल में क्या है कि क्वीन ऑन द बोर्ड पर रानी, इसके दो मतलब है। एक तो मतलब चेस के अंदर जब बोर्ड पे क्वीन चली जाती है बोर्ड के अंदर, है ना, एक तो वो मतलब है। दूसरा मतलब यहाँ ये भी है कि भाई पूरी दुनिया में जो है क्वीन आ गई, बोर्ड पर आ गई है, रानी बन गई है, तो उसको क्वीन ऑन द बोर्ड बोलते हैं। कह रहे कि वैशालीज जो सक्सेस, जो कामयाबी है, शुड लीड, वो कारण बनना चाहिए टू ग्रेटर डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहराई का, इन वुमेंस चेस, वुमेन के शतरंज खेलने। ग्रेटर डेप्थ का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा संख्या में खिलाड़ी होनी चाहिए वुमेन के चेस में, ये ग्रेटर डेप्थ है। यानी वैशाली की जो सफलता से महिलाओं के शतरंज में और ज़्यादा मजबूत खिलाड़ी आने चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों। तो क्वीन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, शतरंज की सबसे ताकतवर जो गोटी होती है उसको क्वीन बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बोर्ड का मतलब खेल में सक्रिय होना, क्या होना, उसको बोलते हैं खेल में सक्रिय होना। ओके, एनीवे लेट्स गो टू दिस वन। कह रहे हैं कि विशाल का जो सक्सेस है वो क्या है, विशाल की जो सफलता है, वैशाली की जो सफलता है से महिलाओं के शतरंज में और ज़्यादा मजबूत खिलाड़ी आने चाहिए। ग्रेटर डेप्थ का मतलब ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा संख्या में खिलाड़ी होना चाहिए। कह रहे हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ आर वैशाली, उसको ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, कि महत्वपूर्ण जो है आर वैशाली के, ठीक है, यानी आर वैशाली का जो वीमेंस कैंडिडेट्स जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, विनिंग, जीतना, द वुमेंस कैंडिडेट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, इतना महत्वपूर्ण है कि उसको बयान नहीं किया जाता है, इतना ज़्यादा है कि मैं बोल नहीं सकता, इतना इम्पोर्टेंट है। करेंगे द विनर ऑफ द ग्रूलिंग क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों, बहुत कठिन। कह रहे हैं कि बहुत कठिन जो 14 राउंड का जो टूर्नामेंट था उसकी जो जीत, उसमें जो जीत पाने वाली है। फीचरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जिसमें शामिल है क्या, वर्ल्ड की टॉप चेस प्लेयर, जिसमें वर्ल्ड के जो बड़े बड़े चेस जो शतरंज के प्लेयर उसमें गेट्स द राइट, उसको क्या बोलता है, जिसमें दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जीतने वाले को, विश्व चैंपियन को चुनौती देने का अधिकार मिलता है, रेट्स द
टू चुनौती देने का वर्ल्ड के चैंपियन को। नाउ अब क्या हो गया दोस्तों, 24 साल की जो है नाउ 24 ईयर हु वाज नॉट अमंग द फेवरेट्स, जो कि अच्छे खिलाड़ियों में से नहीं शुमार किया जाता था साइप्रस में, उसको विल टेक ऑन। अच्छा, यहाँ पे टेक ऑन का क्या मतलब होता है, मुकाबला करना। वो किससे मुकाबला करेंगे दोस्तों, चाइना के जू वेंजम से इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लेटर दिस ईयर, इस साल में आगे चल करके मुकाबला करेंगे। ठीक है, एक मतलब फिर ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि इस कठिन 14 राउंड के टूर्नामेंट में जिसमें दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं, जीतने वाले जो विश्व चैंपियन को चुनौती देने का अधिकार मिलता है। अब 24 साल की जो वैशाली है, जो साइप्रस में पसंदीदा खिलाड़ियों में नहीं थी, है ना, साइप्रस में विल वो क्या करेगी दोस्तों, इस साल चीन की जू विंजम से विश्व चैंपियनशिप में मुकाबला करेगी, है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेटर दिस ईयर, इस साल आगे चल करके मुकाबला करेगी दोस्तों। ठीक है, कह रहे कि वैशाली जो है इज़ द फर्स्ट इंडियन, पहली इंडियन है कि वो जीती है वर्ल्ड वुमेंस के कैंडिडेट्स को। क्या है, वैशाली पहली भारतीय है जिन्होंने वीमेंस कैंडिडेट जीता है। ओके, विच डेट्स बैक, जो कि डेट्स बैक का मतलब क्या है, यहाँ पे डेट्स बैक टू मतलब होता है बहुत पहले से शुरू होना, जो कि शुरू हुआ है दोस्तों, ये वुमेन का कैंडिडेट जो शुरू हुआ है ये 1952 में ही शुरू हुआ। अब जाकर के वो पहली इंडियन 1952 से लेकर के अब तक वो पहली इंडियन है, दूसरी ना ओनली द सेकेंड, दूसरी इंडियन है टू कॉन्टेस्ट, मुकाबला करने का द वुमेन्स वर्ल्ड क्लासिकल चेस चैम्पियनशिप मैच में, के अब जो है वो मुकाबला करेगी दोस्तों। मतलब अब क्या है, वो दूसरी भारतीय हैं जिन्हें महिलाओं की विश्व क्लासिकल शतरंज चैम्पियनशिप खेलेंगी, है ना, क्लासिकल चेस चैम्पियनशिप वो क्या है दोस्तों, मैच खेलेगी। शी मस्ट बी एमिंग, देखिए पढ़िए, वो ज़रूर ये लक्ष्य बना रही होंगी कि वो महिलाओं के शतरंज का सबसे बड़ा खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बने। शी मस्ट बी एमिंग, लक्ष्य बना रही होगी टू बिकम के होने का द फर्स्ट इंडियन, सबसे पहले इंडियन टू कैप्चर, लेने का द क्राउन, द ताज को, दैट मैटर्स मोस्ट इन द वुमेन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, मैटर्स सबसे ज़्यादा इन वुमेन के चेस के अंदर। कह रहे हैं कि वैशाली के अलावा जो दिव्या देश थी, उन्होंने भी क्या दोस्तों, दिव्या देश ने भी क्या करा था, खेला था एट द कैंडिडेट्स में दो, लेकिन अगरचे शी हैड अ फॉरगेटेबल, यानी भुलाने वाला टूर्नामेंट था, यानी कोई अच्छी तरह नहीं खेला था कि उसको याद किया था। फॉरगेटेबल टूर्नामेंट मतलब अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। फिनिशिंग, ख़त्म करते हुए 7वां इन अ फील्ड ऑफ 8 की फील्ड के अंदर। इन अ फील्ड का क्या मतलब है दोस्तों, कुल 8 खिलाड़ी में, और क्या है वो 8 खिलाड़ियों में 7वें स्थान पर रही, है ना। फिनिशिंग, ख़त्म करते हुए 7वें स्थान पर रही इन अ फील्ड ऑफ 8 खिलाड़ियों के 7वें स्थान पर रही, तो ये भी अच्छी बात है, कम से कम एक ऊपर है। ठीक है, कह रहे कि दिव्या हैड मेड हिस्ट्री, दिव्या ने जो है पिछले जुलाई में इतिहास बनाया जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। दिव्या मेड हिस्ट्री, इतिहास बनाया, हर सेल्फ, अपने आप के सेल्फ का हिस्सा बनाया पिछले लास्ट जुलाई व्हेन शी वॉन, जबकि वो जीती थी वर्ल्ड कप को। कह रहे कि शी वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो पहली इंडियन औरत थी टू विन, जीतने का दैट प्रेस्टिजियस इवेंट, बहुत ही सम्मानित, कि वो पहली इंडियन थी, वो इंडियन वुमेन थी जो औरत थी, कि वो उस बहुत ही सम्मानित क्या है ऐतिहासिक जो इवेंट हुआ था दोस्तों उसको जीतने के लिए। ठीक है, यानी वो ये बड़ा सम्मानित जो टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। इवेंट का मतलब कोई अच्छी चीज़ का होना, इवेंट है, लेकिन इवेंट से मुराद यहाँ टूर्नामेंट है। अच्छा देखिए दोस्तों, आई एम सॉरी ब्रदर, इट इज़ रिमार्केबल, कह रहे हैं कि ये बहुत ख़ास बात है, रिमार्केबल दैट 2 यंग इंडियन, 2 नौजवान इंडियन वुमेन हैव वॉन, उसने जीता 2 ऑफ द बिगेस्ट इवेंट, सबसे बड़े टूर्नामेंट में से 2 इन द वर्ल्ड चेस, वर्ल्ड के शतरंज के दुनिया में, विद इन अ स्पेस ऑफ 9 मंथ, 9 महीने के अंदर में, स्पेस ऑफ द मंथ, विद इन स्पेस ऑफ मतलब इतने कम समय में,
यानी कम 9 महीने के इतने कम समय में। वो बहुत ही खास बात है दोस्तों कि 2 युवा भारतीय महिलाओं ने सिर्फ 9 महीने में शतरंज के 2 सबसे बड़े टूर्नामेंट जीत लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और कोरियन जो कोनिरो जो हम्पी हैं दोस्तों, उन्होंने दिसंबर 2024 में अपना दूसरा वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप खिताब जीत लिया था। एंड कोरिनो हम्पी जो है हैड क्लिंच छीन लिया था अपना दूसरा वर्ल्ड का रैपिड चैम्पियनशिप जीत लिया था दिसंबर 2024 में। यानी अपना दूसरा वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप जीत लिया था दोस्तों। कह रहे कि नॉर्थ विच स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, उनकी सफलता के बावजूद और ये सच होने के बाद भी कि भारतीय महिला पुरुषों की तरह शतरंज ओलंपियाड जीतकर विश्व टीम चैंपियन हैं, फिर भी भारत महिलाओं के शतरंज में बहुत ज़्यादा मजबूत खिलाड़ियों की संख्या का दावा नहीं कर सकता। नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, बावजूद ये के, है ना, बावजूद ये के, उनकी कामयाबी के बावजूद। एंड द फैक्ट, हकीकत बात यह है कि इंडियन वुमेन लाइक द मैन, मर्दों की तरह आर क्या है दोस्तों आर रिगेन। ठीक है दोस्तों, तो इसका रेनिंग बोलते हैं दोस्तों, यानी राज करना। क्या है, राज कर रहा, अभी चल रहा है जिसको बोलते हैं ना, है ना, ये मतलब है। जो कि आर द रेनिंग वर्ल्ड टीम चैम्पियंस, जो कि राज कर रहे हैं वर्ल्ड टीम चैम्पियंस में बाय विनिंग, जीत करके चेस ओलंपियाड को, शतरंज के ओलंपियाड को। द कंट्री यानी कि भारत जो है कैन नॉट बोस्ट, यानी फेंक नहीं सकते। बोस्ट बोलते हैं आप ज़्यादा बोलना, ज़्यादा वो अपने बारे में बोलते ही रह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। ऑफ ग्रेट डेप्थ के बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं, ग्रेट डेप्थ बहुत ज़्यादा गहराई का मतलब यहाँ पे इन वुमेन के शतरंज में बहुत ज़्यादा आप मजबूत हैं, पावरफुल हैं, या बहुत ज़्यादा आपके पास इस तरह की शानदार खिलाड़ी है, इसका दावा नहीं कर सकते आप। ग्रेट डेप्थ का बोस्ट ऑफ का मतलब होता है गर्व से कहना, यानी प्राउडली आप कह सकते हैं। डेप्थ का मतलब ज़्यादा संख्या में मजबूत खिलाड़ी, यहाँ पे मतलब मजबूत खिलाड़ी। वाइल जबकि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फ्रेश टैलेंट, हालांकि असल बात यह है कि लड़कों में नए खिलाड़ियों की कमी नहीं है। शॉर्टेज मतलब खिलाड़ी नहीं है, कमी और फ्रेश नए टैलेंट की अमंग द बॉयज़ के दरमियान ऑन द इंडियन चेस बोर्ड के अंदर, इंडिया के शतरंजों में। ठीक है, वही लड़कियों के मामले में स्थिति अलग है। ठीक है, द स्टोरी इज़ डिफरेंट, द स्टोरी कहानी अलग है व्हेन इट कम्स टू, जब लड़कियों की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू द गर्ल। वुमेन लाइक वैशाली एंड दिव्या, करके ऐसी औरतें वैशाली और दिव्या जैसी खिलाड़ी सिस्टम की देन नहीं है। ये भी बात, आर नॉट प्रोडक्ट्स, उत्पाद नहीं है ऑफ द सिस्टम की देन नहीं है, दे हैव सक्सीडेड। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि दे हैव सक्सीडेड, उन्हें कामयाबी इसलिए मिली, दे सक्सीडेड बिकॉज दे आर ऑफ उनके पेरेंट्स की वजह से। एंड इन द केस ऑफ द फॉर्मर की अगर बात करें, यानी वैशाली की अगर बात करें, जेनरस कॉरपोरेट, जो दयालु यानी जो बहुत ज़्यादा खर्च करने वाली जो कंपनियां हैं, उनका जो स्पॉन्सरशिप, उन्होंने जो स्पॉन्सरशिप लिया, हैज़ ऑल्सो प्लेड अ रोल, उन्होंने भी अपना किरदार निभाया, अपनी क्या है रोल निभाया कि इस तरह की कंपनियों की वजह से वो इस तरह की लड़कियां जो है आगे बढ़ सकी हैं। कॉर्पोरेट्स यानी कंपनियों ने हैव ऑल्सो योगदान दिया दोस्तों टू द स्टैगरिंग ग्रोथ। स्टैगरिंग बोलते हैं दोस्तों हैरान करने वाली, अचानक तेज़ी से बढ़ने वाली तरक्की का इंडियन शतरंज के बढ़ोतरी में बड़ा योगदान दिया। कह रहे कि द वेस्ट ब्रिज आनंद और चेस एकेडमी जो है WACE फाउंडेड, जो कि उसको बनाया गया था, उसकी जो स्थापना की गई थी संदीप क्या है सिंघल के ज़रिए। एंड 5 टाइम और 5 मरतबा के वर्ल्ड के जो चैम्पियन हैं विश्वनाथन आनंद ने इस एकेडमी को बनाया था। उन्होंने सुनिश्चित किया दैट मेनी वेज, हाँ, मनी वॉज नो कॉन्स्टेंट, उन्होंने कहा कि पैसा जो है कोई बाधा ना बने, नो कॉन्स्टेंट बने फॉर गुलकेश के चुनौतियों का, फॉर द वर्ल्ड टाइटल, हाँ, टाइटल अगेंस्ट
डिंग लीरिन इन 2024 के वर्ल्ड टाइटल के लिए, वर्ल्ड के टाइटल जीतने के लिए डिंग लीरिन 2024 में इनके खिलाफ जीतने के लिए, ठीक है। तो यानी कंपनियों ने भारतीय शतरंज की बहुत तेज़ बढ़त में योगदान दिया, ये तो आपने सुन लिया। अब एक मरतबा उसके वेस्ट ब्रिज आनंद चेस अकादमी WACE, जिसे संदीप सिंगल और 5 बार के विश्वनाथ के आनंद ने शुरू किया, ने ये सुनिश्चित किया कि 2024 में डी गुकेश को डिंग लीरिन के खिलाफ खेलने में पैसों की कोई कमी ना हो। 2024 में डिंग लीरिन के खिलाफ खेलने में पैसों की नहीं, उन्होंने पूरी तरीके से मदद की। कह रहे कि इंडियन चेस, इंडिया का जो दोस्तों शतरंज है, यानी अगर कंपनियां आगे आएँ तो भारतीय शतरंज और बेहतर हो सकता है। इंडियन चेस कैन गेट ओनली बेटर, और भी अच्छा हो सकता है, मिल सकता है ओनली बेटर इफ़ मोर कॉर्पोरेट्स, अगर और भी ज़्यादा कंपनियां स्टेप फॉरवर्ड, अगर वो आगे बढ़ कर के आए। करें कि टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने का, ये सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं का शतरंज आगे बढ़ता रहे, दैट वुमेंस चेस के वुमेन का जो शतरंज है कीप्स, वो रखे इट्स मोमेंटम, अपने मोमेंटम को बरकरार। यानी मोमेंटम का मतलब क्या है, लगातार आगे बढ़ते रहना, वो बाकी रहने, लगातार आगे बढ़ते रहे लोग, रुके ना। द चेस फेडरेशन शुड फोकस, कह रहे हैं कि चेस का जो फेडरेशन है, यानी जो संस्थाएं हैं, वो फोकस करें उन गर्ल लड़कियों पर, गेट देम ट्रेंड, उनको ट्रेंड ही ने बाय ग्रैंड मास्टर, जो बड़े बड़े लोग हैं इस कंपनी, इस फील्ड में, एंड ऑर्गेनाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट करें उनके लिए, ठीक है दोस्तों। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब बाकी का जो है दोस्तों, जो इसमें वो सारी चीज़ें थी, क्या बोलते हैं, वो सारे मैंने डाल दिए, ये पूरा, ठीक है। ओके भाई, टेक।